ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिंकी को जमीन पर गिरते देख सारे बच्चे शोर मचाने लगे। पिंकी को क्या हुआ, देखो पिंकी गिर गई। पिंकी से बिल्कुल पास अपने घुटनों पर बैठी हुई श्रेया अय्यर घबराकर पिंकी को जगाने की कोशिश करने लगी। वो घबराहट के साथ उसे बोल रही थी, उठो पिंकी उठो, क्या हुआ तुम्हें। जब श्रेया ने देखा कि पिंकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो नन्ही सी पिंकी को अपने हाथों में उठाकर श्रेया स्कूल के डॉक्टर के केबिन की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में घबराई हुई श्रेया पिंकी को आवाज लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर नन्ही सी पिंकी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पिंकी की बंद आंखें देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे उसकी खुद की सांसें बंद हो गई हो। अपने हाथों में पकड़ी हुई उस छोटी सी बच्ची के चेहरे को देखकर श्रेया अय्यर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वह फुट फुट कर रोने लगेगी। मगर इस वक्त श्रेया को पता था कि उसे किसी भी तरह से जल्द नन्ही सी पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए श्रेया दौड़कर स्कूल के डॉक्टर के केबिन तक पहुंची। पिंकी को एग्जामिन करते हुए डॉक्टर ने यह कंक्लूड किया कि पिंकी को इसी तरह की कोई एलर्जी थी जिसकी रिएक्शन की वजह से पिंकी बेहोश हो गई थी और इसीलिए जल्द से जल्द पिंकी को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। किंडरी टीचर भी दौड़कर डॉक्टर के केबिन में पहुंची। स्कूल के रूल के मुताबिक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी छोटी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो तुरंत ही उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना क्लास टीचर की ड्यूटी थी। डॉक्टर के केबिन में आकर किंडरी ने पिंकी के पेरेंट्स को तुरंत ही कांटेक्ट करके उन्हें स्कूल के हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। डॉक्टर ने श्रेया से भी कहा हॉस्पिटल चलने के लिए, क्योंकि वह पहली पर्सन थी जिसने पिंकी को बेहोश होते हुए देखा था, जिससे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर को एग्जैक्टली बता सके कि किस तरह पिंकी बेहोश हुई थी। स्कूल के डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि चलो अब हम बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्कूल के कुछ प्यून आकर पिंकी को उठाने लगे। तभी उन्हें रोककर श्रेया ने पिंकी को अपने हाथों में ले लिया और डॉक्टर के केबिन से बाहर तेजी से निकल गई। स्कूल के डॉक्टर, किंडरी टीचर और श्रेया स्कूल की एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर ने पिंकी को एक इंजेक्शन दिया और कुछ देर पिंकी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने श्रेया को देखकर कहा, आपकी बच्ची को मैंगो की एलर्जी है। एक माँ होते हुए भी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर श्रेया शॉक हो गई। पास ही खड़े स्कूल डॉक्टर ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को समझाने की कोशिश करने लगे कि श्रेया दरअसल स्कूल की डांस टीचर थी, मगर स्कूल के डॉक्टर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर को कुछ कह सके उससे पहले हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने स्कूल डॉक्टर को डांटना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं मैंगो की एलर्जी कितनी सीरियस कंडीशन में पहुंचा सकती है पेशेंट को? आप एक डॉक्टर होते हुए यह कैसे भूल सकते हैं? और नर्स, अब आप जाइए और पेशेंट के लिए आईवी ड्रिप लेकर आइए। स्कूल के डॉक्टर यह सुनते ही पैनिक हो गए कि आखिर पिंकी आकाश गुलेरिया की बच्ची थी। अगर पिंकी जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो गुलेरिया परिवार स्कूल के मैनेजमेंट और स्टाफ को छोड़ेगा नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पिंकी के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय पिंकी को बगल वाले कमरे में ले जाया गया, लेकिन कमरे में एक बेड भी खाली नहीं थी। बस एक एग्जामिनिंग चेयर थी और कुछ एग्जामिनिंग मशीन थी। जब नर्स कंफ्यूज हो गई कि आखिर वो पिंकी को कहां सुलाकर उसे आईवी ड्रॉप लगाएं, तब श्रेया ने वार्ड बॉय के हाथों से पिंकी को अपने हाथ में ले लिया और खुद चेयर पर बैठ गई। श्रेया ने पिंकी को अपनी गोद में सुला लिया। ये देखते हुए तुरंत पिंकी को नर्स ने आईवी ड्रॉप चढ़ाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल इस वक्त मरीजों से भरा हुआ था, इसलिए कोई बेड अवेलेबल नहीं था। श्रेया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए पिंकी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करने के लिए श्रेया ने ऐसा किया। दिल्ली में सर्दियों का मौसम चल रहा था और ऊपर से नन्ही सी पिंकी शारीरिक तौर पर बहुत वीक थी। आईवी ड्रिप वाले इंजेक्शन
पिंकी को लेफ्ट हैंड में लगाई गई थी, जिसकी वजह से पिंकी का लेफ्ट हैंड बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पिंकी के छोटे से हाथों को श्रेया अपने हाथों की गर्मी देने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर और श्रेया के साथ साथ किंडरी टीचर भी हॉस्पिटल के कमरे में आई थी। पिंकी की ऐसी हालत में देखकर किंडरी टीचर बहुत परेशान हो गई थी। किंडरी टीचर मन ही मन भगवान को प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर कमरे में यहाँ से वहां घूमने लगी। पैनिक होकर किंडरी टीचर अपने आप से जोर जोर से बातें करने लगी थी। यह सारी मेरी गलती है, मैंने ही नन्ही सी पिंकी पर ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि हमारी स्कूल में मैंगो आई कहां से? आखिर पिंकी को मैंगो की एलर्जी रिएक्शन कैसे हुई? स्कूल के डॉक्टर को भी पिंकी की मैंगो एलर्जी के बारे में पता था और उन्हें भी यह बात अजीब लग रही थी कि आखिर सर्दियों के मौसम में पिंकी मैंगो के कांटेक्ट में आई कैसे? अपनी गोद में सोई हुई बच्ची को देखकर श्रेया एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो एलर्जी सालों से श्रेया अय्यर को थी, वही एलर्जी इस नन्ही सी बच्ची को कैसे हो सकती थी? मैंगो एलर्जी एक बहुत रेयर एलर्जी थी जो ज्यादातर बच्चों को माँ बाप से होता है। इस तरह से कहीं न कहीं श्रेया अय्यर को पिंकी की ओर एक अनजाना कनेक्शन महसूस होने लगा था। कुछ ही देर में हॉस्पिटल कॉरिडोर से किसी की जूतों के टैप होने की आवाज आने लगी। कोई लगभग दौड़ते हुए रूम की ओर आ रहा था। कुछ ही देर में एक आदमी और एक औरत दरवाजे के पास आकर नॉक करने लगे। इससे पहले कि श्रेया दरवाजे पर खड़े लोगों को देख सकती, किंडरी टीचर ठीक उनके सामने खड़े होकर कहने लगी, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर गुलेरिया, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। मुझे पता नहीं चला कि कब नन्ही सी पिंकी ने आम खा लिए और उसकी यह हालत हो गई। आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी मिस्टर गुलेरिया। किंडरी टीचर को साइड में हटाते हुए आकाश गुलेरिया सीधे पिंकी के पास आकर पिंकी के माथे पर हाथ घुमाने लगा। जब आकाश को इस बात का यकीन हुआ कि पिंकी की सांसें अब नॉर्मल ही चल रही है, तब आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर आकाश ने हेवी ब्रीथिंग करने के बाद अचानक ही अपनी आंखें खोलकर श्रेया की आंखों में देखा। आकाश को देखकर श्रेया शॉक हो गई थी। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही किसी ने श्रेया के शरीर की पूरी ताकत खींच ली हो। श्रेया अपनी नजरें आकाश से हटाना चाहती थी, मगर कोई ऐसी अनजानी ताकत थी जो श्रेया की नजरों को आकाश की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। आकाश को देखते हुए श्रेया ने एक बात नोटिस कि इतने सालों में आकाश बिल्कुल नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वह कि आकाश के कपड़े पहनने का ढंग और शायद वक्त के साथ आकाश में आई हुई मैच्योरिटी। कुछ देर तक एक दूसरे को आकाश और श्रेया देखते रहे। फिर अचानक ही श्रेया ने अपनी नजर आकाश से हटा ली। आकाश भी झटके के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर हॉस्पिटल की उस रूम में बिल्कुल शांति छाई रही। तब अचानक हॉस्पिटल के डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए और आकाश की ओर देखकर कहने लगे, कैसे माँ बाप हैं आप लोग? जब आपको पता है कि आपकी बच्ची को मैंगो की एलर्जी है, तो क्या आप और आपकी वाइफ इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि बच्ची को मैंगो से दूर रखें? फिर डॉक्टर ने श्रेया की ओर देखते हुए आकाश से कहा, अगर आप ऑफिस में बिजी रहते हैं तो अपनी वाइफ से कहिए कि बच्चे पर निगरानी रखें। दोनों माँ बाप अपने काम में बिजी हो जाएंगे तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर की बात सुनकर श्रेया बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। दो बातों की वजह से श्रेया शॉक में चली गई थी। पहली तो यह कि अभी उसकी गोद में जो बच्ची लेटी हुई थी वह बच्ची आकाश गुलेरिया की थी, और दूसरी बात यह कि यह डॉक्टर पिंकी को आकाश और श्रेया की बच्ची समझ रहा था। जब श्रेया यह सब कुछ सोच रही थी, तभी श्रेया के कानों पर एक पुरानी जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। दरवाजे से अंदर आती हुई नताशा ने श्रेया को देखकर कहा, श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने मेरी बच्ची पिंकी को अपनी गोद में क्यों लिटा कर रखा है? नताशा की बात सुनकर अचानक ही श्रेया को एक सदमा सा लग गया था। नताशा की बातों से साफ था कि उसकी गोद में लेटी हुई यह नन्ही सी परी आकाश और नताशा की बेटी थी। नताशा श्रेया के बिल्कुल पास आकर कहने लगी, यह क्या कर रही हो तुम? तुमने डॉक्टर से ऐसा क्यों कहा कि तुम उसकी माँ हो? मैं पिंकी की माँ हूँ। अब बताओ, क्या तुमने मेरी पिंकी को आम खिलाए थे? तुम्हारे अलावा यह हरकत और कोई नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता या समझ पाता,
नताशा ने श्रेया के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज की गूंज पूरे कमरे में सुनाई देने लगी और कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से नताशा को देखने लगे। हॉस्पिटल होने के बावजूद नताशा जोर जोर से श्रेया पर चिल्लाने लगी थी। सबके सामने इस तरह से बिना किसी वजह थप्पड़ खाने के बावजूद श्रेया को अपने इंसल्ट या अपने दर्द से ज्यादा उस बच्चे की फिक्र थी जो इस वक्त उसकी गोद में लेटी हुई थी। थप्पड़ की वजह से झटका लगते ही श्रेया ने सबसे पहले अपनी गोद में लेटी पिंकी को सेव कर लिया ताकि झटके की वजह से कहीं पिंकी श्रेया की गोद से गिर न जाए। तभी नताशा ने श्रेया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर खड़ा करने की कोशिश की। श्रेया किसी तरह पिंकी को संभाल ही रही थी, तभी अचानक एक झटके से नताशा का हाथ छूट गया। जब श्रेया ने अपनी नजर उठाकर देखा तो आकाश ने नताशा को जोर से पीछे धकेल दिया था। आकाश गुस्से से नताशा की ओर देखकर कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम? हॉस्पिटल है ये, तुम यहाँ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही हो? जब आकाश ने ऊंची आवाज में नताशा से बात की तो नताशा अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी और आकाश से कहने लगी, मुझे माफ करना, वह मैंने मेरी बच्ची को इस हालत में देखा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया और मेरा हाथ उठ गया। मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ मगर मेरे बच्चे की यह हालत में नहीं देख सकती और मुझे पता है कि श्रेया ने जानबूझकर पिंकी को मैंगो खिलाई होगी, वरना मैं तो पूरी सेफ्टी रखती हूँ कि पिंकी कभी मैंगो के करीब भी ना पहुँच पाए। फिर अचानक ही अपना रोना बंद करके नताशा श्रेया की ओर गुस्से से कहने लगी, और मुझे एक बात बताओ श्रेया, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे? और मेरी बच्ची के साथ तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? मुझे पता है जरूर तुम मेरी और आकाश की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वापस आई हो। नताशा के शब्द श्रेया को तीर की तरह दिल में चुभने लगे थे। किसी वक्त वह जिसे अपनी बहन मानती थी, वह नताशा आज श्रेया से पहले और आखिरी प्यार आकाश के साथ खड़ी थी और श्रेया की गोद में जो बच्ची लेटी थी वह उन दोनों की बच्ची थी। अपने इमोशंस पर किसी तरह कंट्रोल पाते हुए श्रेया ने नताशा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पिंकी तुम दोनों की बच्ची है। श्रेया की बातों को झुठलाते हुए नताशा ने श्रेया से पूछा, अगर ऐसी बात है तो पूरी दिल्ली में तुम्हें हमारी ही बच्ची मिली थी आम खिलाने के लिए? अपने आप पर लग रहे इस तरह के एलिगेशन श्रेया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गिड़गिड़ाती हुई आवाज में श्रेया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मैं तो आज ही सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में डांस टीचर अपॉइंट हुई हूँ और आज ही यह सब कुछ। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी करती, नताशा ताली बजाकर श्रेया से कहने लगी, बहुत खूब, आज ही तुमने नौकरी मिली और आज ही तुम्हें हमारी बच्ची मिली और आज ही तुमने उसे मैंगो खिला दी। व्हाट ए कोइंसिडेंस है ना? अरे दिल्ली में और दुनिया में इतनी सारी स्कूल है जहाँ पर तुम्हें आसानी से डांस टीचर की नौकरी मिल सकती है, फिर तुमने उसी स्कूल को चुना जहाँ हमारी बच्ची पढ़ती है। क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? इतनी सी बात हमें नहीं पता चलेगी? जरूर तुम प्लान करके हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती हो। जब नताशा इस तरह के एलिगेशन श्रेया पर डाल रही थी तब आकाश चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। श्रेया को जितनी नताशा की बातें चुभ रही थी उससे कहीं ज्यादा आकाश की खामोशी श्रेया को चुभने लगी थी। नताशा ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया से कहा, अब लाओ मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। हमने वीवीआईपी वार्ड में इसे एडमिट करवाया है। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, चली जाओ तुम यहाँ से और मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। नताशा बार बार मेरी बच्ची पर जोर देकर श्रेया से पिंकी को लौटाने को कह रही थी। श्रेया अपनी गोद में लेटी हुई बच्ची से दूर नहीं होना चाहती थी, मगर श्रेया यह भी समझती थी आखिर पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी और पिंकी पर बस उन्हीं का हक था। किसी तरह हिम्मत करके जब श्रेया ने अपनी गोद में लेटी बच्ची को अपने माँ बाप के हवाले करने की कोशिश की, तब श्रेया को उसकी उस बच्ची की याद आई जिसे जन्म देने के बाद उसने खो दिया था। नन्ही सी पिंकी की आंख बंद और सूखे होंठ को देखकर अचानक ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। पिंकी को अपने दोनों हाथों से बहुत संभालते हुए श्रेया ने पकड़ लिया और फिर खड़ी होकर वह पिंकी को नताशा के हवाले करने लगी।
तभी बेहोशी में बड़बड़ाते हुए पिंकी ने अचानक ही श्रेया का टी शर्ट अपने नन्हे हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ। बेहोशी में बोल रही पिंकी की पतली और सॉफ्ट आवाज सुनकर श्रेया का दिल जैसे पिघलने लगा था। श्रेया भी नहीं चाहती थी कि वह अपनी गोद में लेटी हुई बस इन नन्ही सी गुड़िया को किसी के हवाले करे। पता नहीं क्यों मगर श्रेया, जिसका इस नन्ही सी बच्ची के साथ आज से पहले कभी मिलना तक नहीं हुआ था, उसे अपने हाथों में रखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की गोद में लेटी इस बच्ची के लिए यही सबसे सेफ जगह है। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्ची के मुंह से मम्मा शब्द सुनने के लिए वह इतने सालों से तरस रही थी। नन्ही सी गुड़िया को जब श्रेया गौर से देखने लगी, श्रेया कुछ सोच में पड़ गई। तभी नताशा श्रेया के पास से तेजी से आई और जोर जोर से श्रेया से कहने लगी, देखो बेटा, मम्मा तो यहाँ है, या तुम किसी और को मम्मा कह रही हो? आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेती हूँ। नताशा ने जैसे ही यह कहा, श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आई और उससे सच्चाई का एहसास हुआ कि आखिर इस बच्ची की असली माँ तो नताशा है। नताशा ने अपने हाथों से पिंकी को पकड़ लिया और पिंकी को अपनी गोद में खींचने लगी। पिंकी की नन्ही उंगलियों ने मजबूती से श्रेया का टी शर्ट पकड़ रखा था। नताशा ने अपने एक हाथ से पिंकी का हाथ खींचने की कोशिश की। नताशा इतनी जोर से पिंकी का हाथ खींच रही थी कि उसे देखकर श्रेया अपने आप को रोक नहीं पाई और श्रेया ने नताशा का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, यह क्या कर रही हो तुम? थोड़ा आराम से, उसे दर्द होगा। श्रेया की इस बात पर बिगड़ती हुई नताशा ने श्रेया से कहा, वह मेरी बच्ची है, मुझे मत सिखाओ मुझे उसके साथ क्या करना है, छोड़ दो उसे अब। श्रेया ने धीरे से नन्ही सी पिंकी की उंगलियों को अपनी टी शर्ट से हटाने की कोशिश की। जिस तरह नताशा बार बार मेरी बेटी कह रही थी, वह सुनकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रेया की अपनी बच्ची को खुद की बच्ची बता रहा था। नताशा जबरदस्ती श्रेया की गोद में लेटी हुई पिंकी को अपनी बाहों में लेना चाहती थी, मगर बेहोशी की हालत में भी साफ पता चल रहा था कि नन्ही सी पिंकी श्रेया की गोद से बाहर नहीं आना चाहती थी। यह देखते हुए नताशा ने अपना फोर्स बढ़ा दिया। श्रेया नताशा को ऐसा करते हुए रोकना तो चाहती थी, मगर एक बच्ची की मां को कैसे रोके, वह उसे समझ नहीं आ रहा था। पिंकी की ऐसी हालत देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वो किसी तरह नताशा को रोकना चाहती थी। तभी आकाश गुलेरिया की आवाज नताशा के कानों पर पड़ी, रुक जाओ नताशा, मुझे लगता है बेहोशी की हालत में पिंकी श्रेया को ही अपनी मां समझ बैठी है। मिस आयर, अगर आपको इतराज ना हो तो क्या आप पिंकी को इसी तरह अपनी गोदी में उठाकर वीवीआईपी बोर्ड तक छोड़ सकती हैं? श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश ने उसे अभी अभी मिस श्रेया आयर कहकर बुलाया था। आकाश की मुंह से मिस आयर सुनकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे सामने खड़ा इंसान तो जाना पहचाना था, मगर उस इंसान का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। श्रेया ने भी हिम्मत दिखाकर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, श्योर, क्यों नहीं। यह कहकर श्रेया नन्ही सी पिंकी को पकड़कर हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलकर वीवीआईपी वार्ड की ओर चलने लगी। श्रेया के ठीक पीछे आकाश चल रहा था। दोनों को इस तरह पिंकी के साथ जाते हुए देखकर नताशा अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। दरअसल आकाश को अपने पास रखने की नताशा के पास सिर्फ एक ही चाबी थी। उस चाबी का नाम था पिंकी। इतने सालों में नताशा ने पिंकी को अपने से दूर कभी नहीं किया था और इसलिए वह इतने सालों से आकाश के पास थी। आज इतने सालों बाद किसी ने नताशा से पिंकी को छीना था। नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया पिंकी को नहीं, आकाश को नताशा से छीन रही थी। वीवीआईपी वार्ड में जैसे ही श्रेया ने पिंकी को हॉस्पिटल बेड पर लेटाया, नन्ही सी पिंकी ने श्रेया की उंगली पकड़ ली। सब लोग यह देखकर हैरान थे कि बेहोशी की ऐसी हालत में भी पिंकी
श्रेया को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती थी। किंडरी टीचर श्रेया के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज में श्रेया से कहने लगी, देखिए मिस श्रेया, यह सब कुछ जो भी हुआ है वह सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है, और अगर हमने इस वक्त गुलेरिया परिवार का साथ नहीं दिया तो हो सकता है वह लोग हमारी स्कूल पर कोई ऐसा एक्शन उठाएं। इसलिए मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक पिंकी स्टेबल नहीं हो जाती आप पिंकी के पास ही रहिएगा। शायद बेहोशी में वह आप ही को अपनी माँ समझने लगी है, और अब आप अचानक अगर दूर चली गई तो पता नहीं पिंकी किस तरह रिएक्ट करेगी, और मुझे डर है उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ न जाए। पिंकी ने श्रेया की राइट हैंड की उंगली पकड़ी थी। श्रेया ने अपना राइट हैंड पिंकी के बगल में बेड पर रखा और पास रखे हुए एक स्टूल पर बैठ गई, और फिर किंडरी टीचर को आश्वासन दिया कि जब तक पिंकी ठीक नहीं हो जाती वह वहीं पर रहेगी। किंडरी टीचर और स्कूल के डॉक्टर ने श्रेया को इस जेंसर के लिए उसे थैंक्स कहा। स्कूल के डॉक्टर ने उसके बाद आकाश गुलेरिया की सिग्नेचर स्कूल के एक फॉर्म पर ले ली और किंडरी के साथ स्कूल लौटने के लिए वीवीआईपी वार्ड से बाहर निकल गए। किंडरी टीचर और डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। नन्ही सी पिंकी, नताशा और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे आकाश और श्रेया। सालों बाद आकाश को इस तरह देखकर श्रेया के दिल में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा था, मगर इस वक्त श्रेया का दिल और दिमाग दोनों नन्ही सी पिंकी की तबीयत पर था। जब श्रेया ने पिंकी को गौर से देखा तो बेड पर लेटी पिंकी की आंखें बंद थी और होठ हल्के से खुले। पिंकी की गाल लाल थे और पिंकी के दोनों कान बाहर की ओर निकल रहे थे। पिंकी का चेहरा देखकर कहीं न कहीं श्रेया को उसमें आकाश की फीचर्स नजर आ रहे थे। श्रेया ने सोचा कि आकाश जितना हैंडसम लड़का अगर उसके साथ शादी करता है तो उनके भी बड़े क्यूट बच्चे होते। आज बिल्कुल परी जैसी लगने वाली पिंकी ठीक श्रेया की नजरों के सामने थी और वह आकाश की बेटी भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह नन्ही परी पर श्रेया का हक नहीं था। 2 घंटे बीत गए थे, पिंकी को होश नहीं आया था। 2 घंटों तक अपना हाथ पिंकी के हाथ में रखी हुई श्रेया ने करवट भी नहीं ली थी। श्रेया ने अपना दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा। अचानक ही श्रेया को पेट में दर्द महसूस होने लगा था। श्रेया ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अचानक ही आकाश अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। आकाश के जाते ही नताशा श्रेया के पास आई और धीमी आवाज में श्रेया से कहने लगी, मुझे माफ कर देना श्रेया, आई एम रियली सॉरी। मैंने शायद तुम्हें गलत समझा। हमेशा आंखों में और अपने चेहरे पर एनर्जेटिक मुस्कान रखने वाली श्रेया नताशा की इस बात को रिएक्ट ना करते हुए पास वाली खिड़की से बाहर दिखने लगी और कहा, इट्स ओके। श्रेया के मुंह से यह सुनते ही नताशा ने एक लंबी सांस छोड़ी और श्रेया के ठीक बगल में एक स्टूल पर रखकर उस पर बैठ गई। पिंकी की ओर देखते हुए नताशा ने श्रेया से कहा, पिंकी मेरी और आकाश की इकलौती बच्ची है। जब से उसका जन्म हुआ है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती और इसलिए शायद मुझे और आकाश को उसकी इतनी चिंता रहती है। पता नहीं पिंकी को आज डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं। पिंकी को मेरे और आकाश के साथ ही सोना पसंद है। नताशा की बातें सुनकर खिड़की से बाहर देख रही श्रेया की आंखें से अचानक आंसू टपकने लगे। कहीं न कहीं श्रेया को यह लग रहा था कि जो जिंदगी आकाश के साथ गुजारने के सपने श्रेया ने देखे थे आज वह नताशा जी रही थी। अचानक श्रेया को आकाश के साथ गुजारे वह दिन याद आने लगे। जब सुबह सुबह श्रेया अपनी आंखें खोलती थी तो कच्ची नींद में आकाश उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता। कुछ देर बाद श्रेया को यह बात पता लगी थी क्योंकि श्रेया को नींद में भी अपने डांस स्टेप प्रैक्टिस करने की आदत थी। आकाश को इतनी लात पड़ती थी कि सारी रात उसे नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन आकाश ने श्रेया से कहा कि हम एक काम करेंगे, फ्यूचर में हम इतना बड़ा बेड लेंगे जिस बेड पर तुम आसानी से डांस कर सको।
एक तरफ तुम नींद में डांस करना और मैं एक तरफ चैन की नींद से सो सकूंगा। मगर उस वक्त श्रेया ने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि चाह कर भी श्रेया आकाश को छू नहीं सकेगी। यह ख्याल श्रेया के मन में आते ही श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक के बाद एक आंसू श्रेया की गालों से नीचे सरकने लगे। कुछ ही देर में आकाश फिर से कमरे में आया। इस बार आकाश के हाथ में एक सैंडविच बॉक्स था। श्रेया ने बॉक्स में रखी सैंडविच को देखा। चीज वेज सैंडविच विद ब्लैक ऑलिव्स श्रेया की फेवरेट सैंडविच थी। श्रेया जब भी बाहर जाती तब सिर्फ चीज वेज सैंडविच विद ऑलिव्स मंगवाती थी। श्रेया को लगा आकाश को शायद आज भी याद था कि श्रेया की फेवरेट सैंडविच कौन सी थी और इसलिए वह वही सैंडविच श्रेया के लिए लाया था। मगर जैसे ही आकाश वह सैंडविच लेकर पिंकी के बेड के पास आया, नताशा ने वह सैंडविच का बॉक्स आकाश के हाथ से ले लिया और कहा, थैंक यू सो मच आकाश, तुम कितने केयरिंग हो। तुम जानते हो कि मैं सुबह से भूखी हूँ, इसलिए मेरे लिए सैंडविच लेकर आए हो। यह कहकर बॉक्स के अंदर रखी सैंडविच नताशा खाने लगी। यह देखकर श्रेया को आकाश पर चिढ़ होने लगी थी। श्रेया को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जानबूझकर आकाश ने उसकी फेवरेट सैंडविच लाकर अपनी पत्नी को खिलाई थी। कुछ देर बाद नन्ही सी पिंकी को धीरे धीरे होश आया। जब पिंकी ने अपनी छोटी छोटी टिमटिमाते तारे जैसी आंखें खोली तो अपने ठीक सामने श्रेया को देखकर पिंकी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। पिंकी को इस तरह अपने सामने मुस्कुराते हुए देखकर श्रेया का दिल फिर से पिघलने लगा। वह जैसे ही पिंकी के माथे पर अपना हाथ रखने जा रही थी, नताशा ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मेरी बच्ची को होश आ गया। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, थैंक गॉड पिंकी तुम्हें होश आ गया। आकाश ने पिंकी के पास आकर पिंकी के माथे पर हाथ घुमाते हुए पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है पिंकी? जब पिंकी ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पापा, तब आकाश की जान में जान आई। रूम में नर्स आई। नर्स ने नताशा से कहा, आप पेशेंट की माँ है ना, आप ऑफिस में आकर फॉर्मेलिटी पूरा कर लीजिए, अभी बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर उस नर्स ने श्रेया की ओर देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैडम, मैंने आपको बच्चे की माँ समझ लिया था। वह क्या है ना, बच्ची के काफी फीचर्स बिल्कुल आपसे मेल खाते हैं, इसलिए मैं भी धोखा खा गई थी और डॉक्टर साहब भी। यह कहते हुए नर्स नताशा को अपने साथ ऑफिस ले गई। नर्स की यह बात सुनकर जब श्रेया ने गौर से पिंकी की ओर देखा तो उसने एक बात नोटिस की कि जरूर पिंकी के काफी फीचर्स बिल्कुल आकाश जैसे थे, मगर पिंकी की दबी हुई नाक और पतले होठ बिल्कुल श्रेया जैसे थे। तभी स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल के कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ आर्यन को लेकर रूम में दाखिल हुए। प्रिंसिपल आकाश को एक कोने में ले गए। प्रिंसिपल ने आकाश से धीमी आवाज में बात करते हुए कहा, वी आर सो सॉरी फॉर दिस नेग्लिजेंस। पता नहीं स्कूल में किसने पिंकी को मैंगो खिला दी। मिस्टर गुलेरिया, आप फिक्र मत कीजिएगा, हॉस्पिटल के बिल स्कूल मैनेजमेंट पे कर देगा एंड आई श्योर यू कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की गलती नहीं होगी। आकाश स्कूल मैनेजमेंट पर गुस्सा तो था, मगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आकाश ने प्रिंसिपल साहब से हाथ मिलाकर कहा, प्लीज बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वहां जब श्रेया ने आर्यन को देखा तो श्रेया ने हैरान होकर आर्यन से कहा, तुम यहाँ कैसे? तब स्कूल के स्टाफ ने श्रेया को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आज स्कूल की गेट पर रिया बेबी को कोई लेने नहीं आया। तब रिया बेबी ने खुद ही कहा कि वह हॉस्पिटल चलकर पिंकी बेबी से मिलना चाहती है और फिर हॉस्पिटल से आप ही के साथ घर चली जाएगी। हॉस्पिटल और पिंकी की तबीयत के कारण श्रेया लगभग भूल चुकी थी कि आज स्कूल से वह आर्यन को ले जाने वाली थी। श्रेया ने इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं लगभग भूल गई थी कि स्कूल के बाद तुम्हें घर ले जाना था। कहीं न कहीं आर्यन भी यही चाहता था कि वह पहले हॉस्पिटल जाकर पिंकी से मिले। आर्यन ने पिंकी की ओर देखकर अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में पिंकी से पूछा,
हाउ आर यू फीलिंग पिंकी? आर्यन की आवाज कानों पर पड़ते ही पिंकी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी फिर से बेहोश हो गई थी। आर्यन परेशान होकर पिंकी को देखता रहा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी आवाज सुनकर पिंकी फिर से बेहोश क्यों हो गई थी। मगर इससे पहले कि आर्यन किसी बड़े को यह बात बताता, पिंकी ने फिर से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराती हुए आर्यन से कहा, आई एम फाइन। क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? आज क्या तुम बॉय हो? आर्यन ने सरप्राइज होकर पिंकी से पूछा। तुम्हें कैसे पता? तब पिंकी ने जवाब देते हुए कहा, जब भी तुम एक गर्ल होती हो, किसी भी मौके, खुशी के मौके पर अपने दोनों हाथ हवा में उछालती हो। आज जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब तुमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर पिंकी की आंखों में आंखें डालकर आर्यन देखता रहा और फिर पिंकी से कहा, आज स्कूल में स्केटिंग सिखाई है और मैथ में एक नया चैप्टर भी सिखाया गया है जो तुमने मिस कर दिया। बट डोंट वरी, कल मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सिखा दूंगी। प्रिंसिपल से बात करके जब आकाश फिर से पिंकी की बेड की ओर आया, तब श्रेया के बगल में आर्यन को देखकर वह शॉक हो गया। आर्यन को देखकर आकाश को कुछ अजीब लगने लगा था। जरूर उस बच्चे ने लड़कियों वाली स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, मगर उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखते हुए आकाश सोच में पड़ गया था कि वह बच्चा आखिर एक लड़का था या लड़की। मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि आकाश यह जानना चाहता था आखिर वह बच्चा किसका था। अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए आकाश ने श्रेया से पूछा, क्या यह तुम्हारी बच्ची है? आकाश के मुंह से यह सुनकर श्रेया हैरान रह गई। आकाश ने अभी अभी जिस तरह श्रेया के साथ बर्ताव किया था, वह देखकर कहीं न कहीं श्रेया को आकाश पर चिढ़ होने लगी थी। आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए श्रेया ने आकाश से कहा, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ देर बाद पिंकी को डिस्चार्ज मिल गया। आकाश पिंकी को लेकर घर जाने लगा। तभी कार में अचानक ही ड्राइव करते हुए आकाश ने नन्ही सी पिंकी से कहा, स्कूल में उस बच्ची से तुम जरा दूर रहना। आकाश की इस बात पर पिंकी को बहुत गुस्सा आ गया। अपनी आंखें बड़ी करके पिंकी आकाश को देखने लगी और पहली बार अपनी आवाज ऊंची करके उसने अपने पापा से कहा, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वह आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट और केयरिंग लड़का है, इसलिए आप उससे जलते हो। अपनी बेटी पिंकी के मुंह से यह बात सुनकर आकाश हैरान हो गया था। उसके लिए रोड पर कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था। पैसेंजर सीट पर बैठी पिंकी की ओर देखते हुए आकाश ने पिंकी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? क्या वह एक लड़का है? अगर ऐसा है तो फिर उसने लड़कियों की यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी? और मुझे एक बात बताओ, किस एंगल से तुम्हें ऐसा लगता है कि वह मुझसे बेहतर है? पिंकी थोड़ी देर खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। फिर अचानक ही अपने पापा की सारी बातों का जवाब देते हुए पिंकी ने कहा, आपको पता है नहीं ना, रिया चाहे तो लड़का भी बन सकती है और चाहे तो लड़की भी बन सकती है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आकाश को लगा पिंकी अभी बच्ची थी और शायद वह किसी गलतफहमी का शिकार थी, इसलिए वह एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादा आर्गुमेंट ना करते हुए आकाश पिंकी को लेकर सीधा गुलेरिया हाउस चला गया। पिंकी को गुलेरिया हाउस ड्रॉप करते ही आकाश की ऑफिस सेक्रेटरी ने कॉल करके आकाश को बताया, मिस्टर रोहित मारवा के साथ आज आपकी मीटिंग थी। सर, आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं। आकाश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। आकाश जानता था कि रोहित मारवा टाइमिंग का बहुत पक्का था और आज की उसकी मीटिंग बहुत जरूरी थी, मगर किसी तरह हॉस्पिटल में मिली उस बच्ची की तस्वीर आकाश के सामने से हट नहीं रही थी। आकाश ने सोच सोच कर अंदर ही अंदर जेलस फील करने लगा था कि श्रेया ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और उसके साथ अब श्रेया का एक बच्चा भी था। मारवा हेड ऑफिस। आकाश गुलेरिया रोहित की केबिन में एंटर होकर सीधे रोहित से माफी मांगने लगा। आकाश ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मुझे पता है
आपको और भी कई सारी मीटिंग लाइन अप करनी होती है। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। रोहित ने अपने एटीट्यूड में रहकर आकाश को अपने सामने की सीट पर बैठने का इशारा किया और कहा, इट्स ओके मिस्टर गुलेरिया। हाँ, मैं भी आपसे माफी चाहूंगा। मैं अपने बेटे को भी साथ ही लाया हूँ इस मीटिंग के लिए एंड आई होप मेरे बेटे की मौजूदगी में आपको कोई एतराज नहीं होगा। यह सुनते ही ऑफिस के कोने में बैठे बच्चे पर आकाश की नजर पड़ी। बच्चे को देखते ही आकाश गुलेरिया के होश उड़ गए। सोफे पर बैठी रिया की बड़ी बड़ी आंखें, गोरे गाल देखकर जहां लोग उसकी क्यूटनेस के दीवाने हो जाते, वहीं आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई हॉरर फिल्म देखी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जिस बच्चे से हॉस्पिटल में मिला था, उस बच्चे से फिर से उसकी इस तरह मुलाकात होगी और वह बच्चा रोहित मारवा का बेटा निकलेगा। आकाश जानता था कि रोहित मारवा का एक बेटा था और रोहित मारवा ने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मगर आज हुई सारी बातों को अगर कनेक्ट किया जाए तो आकाश के सामने सब कुछ क्लियर था कि रोहित वह मिस्टीरियस वाइफ और कोई नहीं बल्कि श्रेया अय्यर थी और यह सामने बैठा बच्चा रोहित और श्रेया का बच्चा था। इस बात से अचानक ही आकाश बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। यह जानकर कि रोहित और श्रेया एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आकाश को रोहित से जलन महसूस होने लगी थी। मगर उससे किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हुए बिजनेस मीटिंग को आगे बढ़ाया। मारवा इंडस्ट्रीज और गुलेरिया इंडस्ट्रीज को एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करने का करार रोहित और आकाश के बीच में फाइनली हुआ था। डील फाइनलाइज होने के बाद भी आकाश मन ही मन कुछ सोचते हुए वही रोहित के सामने बैठा रहा। रोहित को पता था कि कुछ ही देर में रिया की लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, इसलिए वह जल्द से जल्द रिया को लेकर घर पहुंचना चाहता था। मगर जब रोहित ने देखा कि आकाश वहीं सीट पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तब अपने गले से खराश की आवाज निकालते हुए रोहित ने आकाश से पूछा, इज देयर एनीथिंग एल्स मिस्टर गुलेरिया दैट आई कैन डू फॉर यू। अचानक ही अपने थॉट से बाहर आकाश निकलते गुलेरिया अपनी जगह से खड़ा होकर रोहित से कहने लगा, नो नथिंग मिस्टर मारवा, आई विल लीव नाउ। मगर जाने से पहले आकाश ने रोहित से कहा, आई मस्ट टेल यू योर सन इज वेरी क्यूट। रोहित ने आकाश की इस बात पर कैजुअली मुस्कुराते हुए आकाश से थैंक्स कहा। आकाश कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, मगर एक दो कदम चलकर वह फिर से रुक गया और फिर से मुड़कर उसने रोहित से कहा, मिस्टर रोहित मारवा, इस बच्चे की माँ को आप कितने टाइम से जानते हैं? आकाश के सवाल से रोहित को हैरानी जरूर हुई थी, मगर आकाश की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, वेल, वैसे देखा जाए तो बस कुछ ही दिनों से। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, आकाश ने अपना दूसरा सवाल पूछ लिया, अब आगे का क्या प्लान है आपका? आप उनके साथ क्या करने वाले हैं? रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आकाश जिस तरह से सवाल रोहित से पूछ रहा था वह एक फॉर्मल मीटिंग के दायरे से बाहर के सवाल थे, मगर फिर भी किसी तरह रोहित ने आकाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, वेल मिस्टर गुलेरिया, आई होप जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। ये सुनते ही आकाश गुलेरिया का दिल बैठ गया। रोहित एक हैंडसम और कामयाब बिजनेसमैन था और श्रेया की जोड़ी रोहित के साथ अच्छी भी लगती, मगर शायद कहीं न कहीं इसी बात से आकाश को जलन और दर्द दोनों महसूस हो रही थी। रोहित को गुड बाय कहने से पहले आकाश ने कहा, बस उसका ख्याल रखिएगा, गुड बाय। यह कहते हुए आकाश रोहित की ऑफिस से निकल गया। आकाश गुलेरिया का बिहेवियर आज रोहित को बहुत अजीब लग रहा था, मगर तभी अचानक रोहित को अनिका की वह बात याद आई जब उसने रोहित से कहा था कि वह आज से कुछ साल पहले किसी स्टूपिड और इडियट आदमी के प्यार में थी। अचानक ही रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर बाहर जा रहे आकाश को देखने लगा। रोहित आकाश और अनिका के साथ में इमेजिन करने लगा। दोनों की तस्वीर अपनी इमेजिनेशन में एक साथ देखते ही रोहित बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। अपने गले की टाई लूज करते हुए रोहित ने अपनी कांच की विंडो से बाहर जा रहे आकाश को गौर से देखा। आकाश भी काफी हैंडसम था
और मारवा ग्रुप और इंडस्ट्रीज के बाद अगर दिल्ली में किसी बिजनेसमैन का नाम था तो वह था आकाश गुलेरिया का। इससे पहले कि रोहित के मन में अनिका और आकाश के बारे में और ज्यादा वहम पैदा होता, रोहित ने सोफे पर बैठी रिया को बिना सोचे समझे पूछ लिया, क्या तुम्हारी मम्मा इस अंकल को जानती है? I mean, क्या दोनों के बीच दोस्ती है? गेम खेल रही रिया को रियलाइज नहीं हुआ था कि अभी अभी रोहित ने उसे किस तरह का सवाल पूछा था। रिया ने अपनी ही धुन में रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने तो कभी मम्मा को इस अंकल के साथ नहीं देखा और ना ही इनके साथ उनकी कोई दोस्ती है। रिया का यह जवाब सुनते ही रोहित को जैसे जान में जान आ गई। मल्होत्रा हाउस। जैसे ही आर्यन अपनी मासी श्रेया के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंचा, श्रेया दौड़कर अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। आर्यन जानता था कि सारे रास्ते श्रेया मासी का मूड बहुत खराब था, इसलिए अपने बेडरूम में जाकर आर्यन ने अपनी मॉम अनिका से कहा, मॉम प्लीज जाकर आप देखिए मासी को क्या हुआ है। लैपटॉप पर कुछ काम कर रही अनिका ने आर्यन से पूछा, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें आर्यन ने डिटेल्स में अनिका को बताई। सब कुछ सुनने के बाद अनिका ने आर्यन से कहा, ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं अभी मासी से मिलकर आती हूँ। यह कहकर अनिका कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही अनिका श्रेया के कमरे के पास पहुंची, अंदर से श्रेया की सिसकने की आवाज आने लगी थी। अनिका ने धीरे से दरवाजा खोला और बेड पर उल्टी लेटी हुई श्रेया के पास जाकर बैठ गई। श्रेया ने अपना चेहरा तकिए में दबा रखा था, मगर उसके सिसकने की आवाज फिर भी साफ सुनाई दे रही थी। अनिका ने धीरे से श्रेया की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ श्रेया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? श्रेया ने बिना अपना मुंह तकिए से बाहर निकाले अनिका से कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ? प्लीज चली जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। वैसे तो अनिका दूसरों के बुरे वक्त में उनका साथ देने में विश्वास रखती थी, मगर वह यह भी जानती थी कि जब कोई इंसान उसकी प्रिवेसी मांगे या अपनी स्पेस मांगे तो उसे उस वक्त दे देनी चाहिए। इसी में समझदारी है। थोड़ी देर श्रेया की पीठ पर हाथ घुमाने के बाद अनिका चुपचाप वहां से चली गई। अनिका के जाते ही श्रेया के बेड पर उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। श्रेया ने बिना नंबर देखे फोन उठा लिया। तभी सामने से श्रेया की मॉम की आवाज जोर जोर से श्रेया के कान में पड़ने लगी, अब इतने साल बाद तुम फिर से आकाश की जिंदगी में क्यों आने की कोशिश कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, दूर रहो आकाश से और मेरी बेटी से भी। सिसकियां ले रही श्रेया ने अपनी माँ से पूछा, तुम कौन होती हो मुझे यह कहने वाली? तब फोन से एक जोर की आवाज आई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह जवाब सुनते ही श्रेया ने अपनी माँ से कहा, मगर अभी अभी आपने मुझे अपनी बेटी से दूर रहने को कहा है। इसका मतलब साफ है कि आपकी सिर्फ एक बेटी है और उसका नाम है नताशा। यह कहते हुए श्रेया ने अपनी माँ का फोन काट दिया और फिर से अपना मुंह तकिए के नीचे दबाकर सिसक कर रोने लगी। अगले दिन सुबह श्रेया आर्यन को लेकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में श्रेया ने आर्यन से पूछा, तुम और रिया अब अदला बदली कब करने वाले हो? जिसका जवाब देते हुए आर्यन ने श्रेया से कहा, अब इसका जवाब तो ना मेरे पास है और ना ही मम्मा के पास। श्रेया आर्यन से बात तो कर रही थी, मगर अभी भी श्रेया के दिलो दिमाग में सिर्फ आकाश और नताशा की विश्वासघात की बातें चल रही थी। जैसे ही आर्यन और श्रेया सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, तब गेट पर नताशा ने श्रेया का रास्ता रोक लिया। जब आर्यन स्कूल के अंदर चला गया, तब नताशा ने अपनी पर्स से पैसों की एक बड़ी सी गड्डी निकाली और श्रेया से कहा, कल तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या होता, इसलिए गुलेरिया परिवार की ओर से तुम्हारे लिए यह गिफ्ट समझकर रख लो। यह कहकर नताशा ने पैसों की गड्डी श्रेया को ऑफर की। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर इस वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ने उनके माँ बाप भी आए थे। सभी लोग नताशा और श्रेया की बातों को अच्छी तरह सुन सकते थे। सबके सामने इस तरह कैश ऑफर करके नताशा ने सबके सामने श्रेया को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। श्रेया ने कुछ देर नताशा की आंखों में देखा और फिर अपनी गर्दन झुकाकर उसने कैश अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही श्रेया ने कैश अपने हाथ में लिया,
नताशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कहीं न कहीं नताशा को ये फीलिंग आ रही थी कि उसने अपनी बड़ी बहन को अब अपना नौकर बना लिया हो और जिसे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए वह टिप दे रही हो। अपनी जीत की मदहोशी में मुस्कुराते हुए जब नताशा ने अपनी आंखें बंद की तो अचानक ही उसके मुंह पर जोर से एक वजनदार चीज टकराई और बैलेंस घुमाकर नताशा रास्ते पर गिर पड़ी। अपना बैलेंस संभालते हुए जब नताशा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई तब उसने अपने आसपास बिखरे हुए पैसे देखे। श्रेया ने जोर से नताशा के मुंह पर उसी के दिए हुए पैसे को फेंका था। हैरान होकर नताशा अपनी बड़ी बहन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। इससे पहले कि नताशा श्रेया से इस बर्ताव के बारे में कुछ भी पूछे, श्रेया ने कसकर नताशा की कॉलर पकड़ ली और कचकचाते हुए दांतों से नताशा से कहा, 5 साल पहले अगर मुझ पर यह तरकीब आजमाती तो शायद तुम्हारा काम हो भी जाता, मगर पिछले 5-6 सालों में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मगर अफसोस, तुम अभी भी वहीं की वहीं हो, बिल्कुल नहीं बदली तुम। नताशा को अपने से दूर धकेलते हुए चुटकी बजाती हुई श्रेया ने नताशा से कहा, मुझसे दूर रहना और मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। तुमने जितना लगता है उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। यह कहने के बाद श्रेया ने फिर से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर स्कूल के गेट की ओर चलने लगी। नताशा वहीं खड़ी खड़ी हैरानी से अपनी बहन को देखने लगी। बच्चों के पेरेंट्स जो अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे, वह सब सरप्राइज होकर नताशा को देखने लगे। नताशा किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। इस वक्त कई ऐसे पेरेंट्स थे जो नताशा की जान पहचान के थे। उनके सामने नताशा को काफी एम्बरेसमेंट हुई थी। जमीन पर गिरे हुए पैसों को उठाने तक की हिम्मत नहीं थी नताशा के पास। नताशा अब तक जान चुकी थी कि आगे श्रेया से डील करना आसान नहीं होने वाला था, मगर वह चुपचाप रोज पिंकी और श्रेया को इस तरह मिलने नहीं दे सकती थी। नताशा मन ही मन जानती थी कि वह यह चांस नहीं ले सकती थी। बहुत जल्द ही उसे कुछ करना होगा। जमीन पर बिखरे पैसों को देखते हुए नताशा मन ही मन कोई प्लान बनाने लगी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आर्यन को अपने क्लास में छोड़ने के बाद श्रेया सीधे डांस स्टूडियो में चली गई। डांसिंग की दुनिया में श्रेया अय्यर एक बहुत बड़ा नाम था। वैसे तो श्रेया दिल्ली में अपने एक टीवी शो के लिए आई थी, मगर जब सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट ने श्रेया से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट की, सिमरन मेहरा की जगह अगर श्रेया पार्ट टाइम आकर स्कूल में बच्चों को 5th एनिवर्सरी इवेंट के लिए तैयार कर सके तो स्कूल मैनेजमेंट श्रेया का आभारी रहेगा। श्रेया ने सोचा कि इसी बहाने वह रिया के साथ थोड़ा वक्त गुजार पाएगी और इसलिए मैनेजमेंट के इस प्रस्ताव को श्रेया ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। श्रेया आने वाले 1 महीने तक दिल्ली में रहने वाली थी। श्रेया का बच्चा 6 साल पहले डिलीवरी के तुरंत बाद श्रेया से दूर हो गया था। श्रेया पूरी दुनिया में उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर श्रेया ने यह कभी नहीं सोचा था कि अचानक इस तरह वह आकाश गुलेरिया को दिल्ली में मिलेगी। डांस स्टूडियो में श्रेया अपने डांसिंग सेशन की तैयारी कर रही थी। तभी स्कूल के स्टूडियो असिस्टेंट श्रेया के पास आकर कहने लगे, मिस श्रेया, मुझे लगता है मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दे, क्योंकि अभी अभी आपने गेट पर जिस औरत के साथ झगड़ा किया था वह मिसेज गुलेरिया थी, पर हमने अभी अभी मिसेज गुलेरिया को प्रिंसिपल की कैबिन में जाती हुए देखा है। मेरे ख्याल से आपको मिसेज गुलेरिया से माफी मांग लेनी चाहिए। शायद आप नहीं जानती, मगर दिल्ली में मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेकर नहीं जिया जा सकता है। गुलेरिया परिवार हमारे स्कूल के बहुत बड़े शेयर होल्डर्स भी है और इसीलिए तो नन्ही सी पिंकी को भी स्कूल में कोई बच्चा परेशान करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप ने उनसे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी से भी झगड़ा कर लेना, मगर गुलेरिया परिवार के बच्चों के साथ कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना। और इसलिए बच्चे यश का कहा हुआ सब मानते हैं और पिंकी को परेशान करने की कोशिश भी नहीं करते। मेरी माने तो आप जाकर माफी मांग लीजिए। मैंने सुना है कि मिसेज गुलेरिया बहुत अच्छी औरत हैं। एक हल्की सी मुस्कान देती हुई श्रेया ने असिस्टेंट से कहा, इट्स ओके,
अगर वह मुझे निकाल भी देते हैं तो आई डोंट माइंड। वैसे भी मैं ज्यादा देर दिल्ली में रहने वाली नहीं। श्रेया अय्यर ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहती थी। विदेश की रॉयल फैमिलीज के बच्चे को ट्रेन करती थी। श्रेया के कनेक्शन भी अब बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो चुके थे। तभी स्कूल का एक प्यून डांस स्टूडियो में आकर श्रेया से कहने लगा, मैडम आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, अभी की अभी। प्यून की बात बड़ी ही शांति से जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, ठीक है आ रही हूँ। श्रेया ने देखा कि उसकी असिस्टेंट उसे सिंपैथिक नजरों से देख रही थी, मगर श्रेया ने उसे बिना रिएक्ट किए प्यून के साथ वहां से चली गई। जैसे ही श्रेया प्रिंसिपल की केबिन में एंटर हुई, प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़े हो गए और श्रेया के लिए कप में एक कॉफी बढ़ाते हुए उन्होंने श्रेया से कहा, प्लीज कम मिस श्रेया, आइए बैठिए। दिस इज ऑनर टू हैव यू अस आवर डांस टीचर, बट फॉर मी दिस इज वेरी इम्प्रेसिंग। पता नहीं कैसे कहूँ आपसे। प्रिंसिपल ने श्रेया के सामने कॉफी का कप रखते हुए कहा, मिसेज गुलेरिया अभी अभी मुझसे मिलकर गयी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब जब उन्होंने आपको यहाँ के बच्चों को ट्रेन करने के लिए थैंक्स कहने की कोशिश की तो आपने उन पर हाथ उठा दिया। अब मिसेज गुलेरिया आपकी इस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन मांग रही हैं। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैंने उनसे कह दिया कि आप हमारी स्कूल की ऑफिशियल टीचर नहीं है और इसलिए स्कूल का मैनेजमेंट आपके एक्शन के लिए जिम्मेदार भी नहीं है। प्रिंसिपल साहब की बातों का बड़ी ही शांति से रिप्लाई देते हुए श्रेया ने उनसे पूछा, क्या नताशा सचमुच इतनी पावरफुल है? प्रिंसिपल ने टेंशन में आते हुए श्रेया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, बात यहाँ नताशा जी की नहीं है, मगर उनका पूरा नाम है नताशा गुलेरिया और मुझे और इस पूरी स्कूल को इस नाम से डर लगता है। देखिए मेरा दिल तो चाहता है कि मैं आपको इस सिचुएशन से किसी तरह बाहर निकालूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी स्कूल में यह छोटी सी नौकरी करके आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर आकाश गुलेरिया बहुत बड़ी हस्ती है। इस शहर में अगर हमारी स्कूल में कोई भी ऐसी बात हुई जो आकाश गुलेरिया की रिप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है तो वह हमारी स्कूल और उसके मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर आकाश गुलेरिया हमारे मेजर स्टेक होल्डर हैं। एक बात और, आकाश गुलेरिया चाहे जितना भी सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल आदमी लगते हो बाहर से, मगर एक बार अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो आकाश गुलेरिया के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखते हुए प्रिंसिपल साहब ने श्रेया को बिना देखे कहा, श्रेया यह सब होने के बावजूद मैं तुम्हें स्कूल में कंटिन्यू कर सकता हूँ, यह मेरे पावर में है, मगर मैं ऐसा करता हूँ तो न सिर्फ आकाश गुलेरिया सारा गुस्सा मैनेजमेंट पर उतारेगा, बल्कि इस स्कूल में तुम्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो तुम्हें सिर्फ यही सुझाव दे सकता हूँ कि तुम सामने से अपना इस्तीफा दे दो। श्रेया हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल साहब वैसे तो काफी अथॉरिटी वाले इंसान लग रहे थे, मगर आज उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शेर की खाल में किसी बिल्ली के सामने बैठी थी। यह बात श्रेया मन ही मन कुछ सोचने लगी। अपनी चेयर से थोड़ा आगे आते हुए श्रेया ने प्रिंसिपल साहब से पूछा, क्या यह मिस्टर गुलेरिया का आइडिया था कि मैं इस्तीफा ले लूं? श्रेया की बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल साहब ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगे। यह जवाब मिलते ही श्रेया के चेहरे का कॉन्फिडेंस अचानक ही कम हो गया। श्रेया के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह आकाश की इस बात से काफी हर्ट हुई थी। चाहे आकाश और श्रेया का ब्रेकअप हो गया था, मगर श्रेया ने यह कभी नहीं सोचा था कि आकाश के मन में श्रेया के लिए इतनी कदर नफरत थी कि वह उसे नौकरी से भी निकलवाने के बारे में सोच सकता था। श्रेया मन ही मन सोच रही थी कि ब्रेकअप के बाद आकाश काफी बदल चुका है। अचानक ही श्रेया के सीने में दर्द महसूस होने लगा था। फिर अचानक ही कुछ देर सोचने के बाद श्रेया ने अपने गले से एक फेक हंसी निकालते हुए प्रिंसिपल साहब से कहा, ठीक है प्रिंसिपल सर, आई रिजाइन, आई एक्वी। यह कहते ही श्रेया अपनी जगह से उठी और सीधे प्रिंसिपल की केबिन से बाहर निकल गई। प्रिंसिपल की केबिन से बाहर निकलने के बाद
तेज कदमों से श्रेया स्कूल के गेट की ओर चलने लगी। श्रेया को जल्द से जल्द स्कूल प्रीमांस से कहीं दूर निकलना था, क्योंकि वह जानती थी अगर उसके कदमों ने तेजी से चलना रोका तो श्रेया की आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएगी और इस तरह सबके सामने रोकर श्रेया किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी। श्रेया ने इतने सालों में कई बार सोचा था कि वो आकाश के पास जाकर बीती बातों को सॉर्ट आउट करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए, मगर हर वक्त उसके कदम यह सोचने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं श्रेया को लगता था कि ऐसा करने से कहीं आकाश को ऐसा न लगे कि श्रेया ने अपनी हार मान ली थी। जैसे ही श्रेया गेट पर पहुंचती, मुस्कुराती हुई नताशा ने गेट पर श्रेया का स्वागत करते हुए कहा, वेलकम आउट ऑफ द स्कूल। यकीनन तुम अब पहले जैसी नहीं रही, काफी चेंज हो गई हो, मगर हाँ, थोड़े बहुत चेंज तो मुझ में भी आई है। अब मैं मिसेज गुलेरिया हूँ। आई एम श्योर तुम जानती हो कि आकाश गुलेरिया कितना पावरफुल आदमी है। श्रेया किसी तरह अपने आंसुओं को रोके यहाँ वहाँ देखकर नताशा को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर नताशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर अपनी बहन की एक बात मानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम कम से कम दिल्ली छोड़कर चली जाओ, किसी गांव में अच्छे से लड़की को देखकर शादी कर लो। बस किसी तरह यहाँ से निकल जाओ और वहाँ वापस मत आना। स्कूल के अंदर बड़ी तेजी से यह न्यूज फैल गई कि स्कूल मैनेजमेंट ने नई टीचर श्रेया अय्यर को नौकरी से निकाल दिया है। जब यह खबर यश ने अपने बॉस को सुनाई, तब आर्यन यह सुनकर हैरान रह गया। आर्यन ने यश से पूछा कि आखिर क्या वजह थी कि स्कूल मैनेजमेंट जो श्रेया मैडम की टर्मिनेट कर दिया। तब यश ने जवाब देते हुए कहा, शायद श्रेया टीचर ने मेरी आंटी से कोई बदतमीजी की और इसीलिए शायद मेरे अंकल आकाश गुलेरिया ने स्कूल मैनेजमेंट से कहकर उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। यह बात सुनते ही आर्यन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। आर्यन ने अपनी स्कूल बैग से छोटा सा सेलफोन निकाला और वॉशरूम में जाकर रिया को फोन करके सब कुछ बता दिया। आर्यन चाहता था कि किसी तरह श्रेया मासी को रोहित अपनी जॉब वापस दिलवाए। इतना ही नहीं, आर्यन यह भी चाहता था कि किसी तरह रोहित श्रेया मासी की हुई इंसल्ट का बदला ले। नन्ही सी रिया जो इस वक्त ऑफिस में ठीक रोहित के सामने बैठकर होमवर्क करने का नाटक कर रही थी, उसने सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए रोहित से कहा कि वह किसी भी तरह अनिका की दोस्त श्रेया मासी को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। रोहित के लिए यह बड़ा अच्छा मौका था अनिका की बेस्ट फ्रेंड को मदद करके अनिका की नजरों में इम्प्रेस जमाने का। रोहित ने अपना फोन उठाकर तुरंत ही आकाश गुलेरिया के प्राइवेट नंबर पर कॉल किया। जैसे ही आकाश ने अपना कॉल उठाया, रोहित ने आकाश से कहा, मिस्टर गुलेरिया, मुझे पता नहीं था कि कमजोर बेसहारा लड़कियों को अपने पावर का इस्तेमाल करके परेशान करना आपकी हॉबी है। रोहित मारवा के मुंह से यह बात सुनकर आकाश अपनी ऑफिस में अपनी चेयर से खड़ा हो गया। आकाश ने रोहित से कहा, माफ करना मिस्टर मारवा, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। यह क्या कह रहे हैं आप? रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आकाश गुलेरिया से कहा, देखिए मिस्टर गुलेरिया, श्रेया अय्यर के साथ आपने जो भी किया है वह बहुत गलत है। आपने पावर का इस्तेमाल करके उन्हें नौकरी से निकलवा तो दिया है, मगर एक बात बता दूं आपको, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ दिस एक्शन ऑफ योर। आकाश गुलेरिया रोहित की यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया था। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए फोन पर आकाश से कहा, लुक मिस्टर आकाश, आप अपनी एक्शन वापस ले लीजिए। अगर आपके एक फोन कॉल पर मैनेजमेंट यह एक्शन ले सकता है तो आप जानते हैं कि मेरे एक फोन कॉल करने से क्या हो सकता है। और एक बात मिस्टर गुलेरिया, आज के बाद मिस श्रेया अय्यर मारवा खानदान के प्रोटेक्शन में होंगे। आप यह चीज अच्छी तरह से किसी डायरी में नोट कर लीजिएगा। यह कहकर रोहित मारवा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, देखा आर्यन, कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब तो तुम्हारी मॉम खुश होगी ना? रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए रोहित को गले लगाते हुए कहा, यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड।
नन्ही सी रिया बहुत खुश थी। आज उसके डैडी ने काफी दिनों के बाद कोई ऐसा काम किया था जिस पर रिया को अपने डैड पर प्राउड फील हो रहा था। रोहित ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, क्या तुम अपनी मम्मा से यह बात शेयर करना नहीं चाहोगे? रिया ने हैरान होकर रोहित से पूछा, क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तभी रोहित ने रिया को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ऑफिस के डेस्क पर बैठा दिया और कहा, वह इसलिए क्योंकि फिर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई चिंता नहीं होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया को लगा कि रोहित की बात में सचमुच लॉजिक है। डेस्क से नीचे कूदकर रिया दौड़कर अपने बैग से फोन निकालने लगी। रोहित अपनी चेयर पर बैठा बैठा अपनी प्यारी सी बच्ची को खुश होकर अपनी मम्मा को फोन लगाते हुए देख रहा था। रिया ने अपनी नन्ही उंगली से अपनी मम्मा को फोन लगाया। फोन उठाते ही सामने से अनिका की आवाज रिया के कानों पर पड़ी। अनिका ने रिया से कहा, क्या बात है रिया, मुझे क्यों फोन किया? अनिका की आवाज सुनते ही अचानक ही रिया को रियलाइज हुआ कि उसने काफी दिनों के बाद अपनी मम्मा की आवाज सुनी थी। मम्मा की आवाज सुनते ही रिया अपनी मम्मा को मिस करने लगी। फिर अपने आप को संभालती हुई रिया ने अनिका से कहा, मम्मा आपको पता है सनशाइन स्कूल वालों ने श्रेया मासी को निकाल दिया था। हैरान होकर अनिका ने रिया से पूछा, क्यों, क्या हुआ था? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया ने कहा, मगर आप चिंता मत करना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मैंने डैड से कहा कि वह यश के अंकल को फोन करके श्रेया मासी को अपनी जॉब वापस दिलवाए। मैंने अच्छा किया ना मम्मा? अनिका ने रिया की बात का कैजुअली जवाब देते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। अब जब मासी मुझे मिलेगी तब मैं उनसे कहूंगी कि वह आपको इस बात के लिए थैंक यू कहे। अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह कहने के बाद अनिका और रिया ने एक दूसरे को किस दी और रिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित रिया की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया था। जब सब कुछ रोहित ने किया था तो इस फोन कॉल में रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी क्रेडिट रिया को मिल गई थी। अचानक ही जिस बच्ची पर रोहित को इतना प्यार आ रहा था उसी बच्ची से अब रोहित को जलन होने लगी थी। फिर अचानक ही फोन अपने बैग में रखकर रिया रोहित की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए रोहित से कहने लगी, मैंने मम्मा को फोन करके सब कुछ बता दिया, अच्छा किया ना मैंने। हालांकि रोहित अभी भी अपने शौक से बाहर नहीं निकला था। अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए रोहित ने रिया से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, बहुत अच्छा। रोहित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया की मुस्कान और ज्यादा बड़ी हो गई और दौड़कर ऑफिस के बाहर वेटिंग एरिया में जाकर खेलने लगी। रिया के चेहरे पर खुशी देखकर रोहित का दिल पिघल गया। कांच की विंडो से रिया को बाहर खेलते हुए देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर की थकान बस रिया को देखते ही दूर हो गई थी। रोहित ने अपना फोन उठाया और अनिका को फोन लगा दिया। अनिका ने तुरंत ही अपना फोन उठाया। फोन उठाते ही अनिका ने एक ही सांस में रोहित से कहा, अब क्या हुआ, क्या काम है? कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मुझे डिनर पर ले जाना नहीं चाहोगी? आफ्टर ऑल आज मैंने तुम्हारी मदद की है। इस बार बिना आर्ग्यू किए अनिका ने सीधे ही रोहित से कह दिया, ठीक है, मुझे कब और कहां आना है मैसेज कर देना। यह कहकर अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। भले ही रोहित के लिए यह बात अजीब थी कि कोई रोहित का फोन बिना उसे बाय कहे डिस्कनेक्ट कर दे, मगर रोहित को इस बात की खुशी थी कि अनिका फिर एक बार उसके साथ डिनर के लिए मान गई थी। रोहित अपनी चेयर से खड़े होकर बाहर जाने के लिए रेडी हो गया। बाहर खेल रही रिया को देखकर एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसे रिया को भी साथ ले जाना चाहिए, मगर अनिका के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने की उसकी चाहत ने रोहित को ऐसा करने से रोक लिया। रोहित ने यह भी सोचा कि अगर वह रिया को घर ड्रॉप करके बाहर जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देर तक अकेले रहने की वजह से रिया घर पर रोती रहे और वह रोहित से नाराज हो जाए। इसलिए रोहित ने बाहर सिटिंग एरिया में जाकर रिया से कहा, चलो हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाल कर कहा, या यू आर अ ग्रेट डैड। गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी हेड ऑफिस में आकाश गुलेरिया खिड़की के पास खड़ा था।
कांच की विंडो पर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी मार रहा आकाश धीरे धीरे गुस्से से लाल होने लगा। आकाश के मन में श्रेया और रोहित के बीच रिश्ते का शक बढ़ता जा रहा था। कुछ देर खिड़की से बाहर देखने के बाद अचानक ही आकाश अपने डेस्क के पास आया और अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाने के लिए उसने अपने डेस्क के पास एक स्विच से घंटी बजाई। लगभग 30 सेकंड के बाद आकाश की असिस्टेंट नॉक करके ऑफिस के अंदर एंटर हुई और आकाश से कहने लगे, यस सर, डू यू नीड एनीथिंग? आकाश ने अपना हाथ अपने डेस्क पर टैप करते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, जरा पता करो कि आज सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में क्या हुआ था। आकाश की असिस्टेंट यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गई, मगर आकाश की असिस्टेंट यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि हमेशा ज्यादातर चुप और शांत रहने वाला आकाश अब गुस्से में आता है तब उससे कोई ऐसी काम करने को कहता है जो फॉर्मल नहीं कहा जा सकता था। आकाश की एंग्री आवाज और चेहरे का गुस्सा देखकर आकाश के असिस्टेंट ने अर्जेंसी दिखाते हुए आकाश से कहा, जी सर, मैं अभी काम पर लग जाती हूँ। असिस्टेंट के जाने के बाद आकाश फिर से खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद वह अचानक ही ऑफिस से बाहर निकला। आकाश को इस तरह अपनी केबिन से बाहर आते हुए देखकर आकाश के असिस्टेंट ने पूछा, मिस्टर गुलेरिया, आप कहाँ जा रहे हैं? आकाश ने अपने हाथों से इशारा करके अपने असिस्टेंट को आगे कुछ भी कहने से रोक लिया और कहा, कैंसिल ऑल माई मीटिंग टुडे, कॉल मी व्हेन यू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एट द स्कूल। यह कहते हुए आकाश अपने असिस्टेंट के जवाब के लिए बिना रुके ही ऑफिस से बाहर निकलने लगा। आकाश ने अपने ड्राइवर से कह दिया कि आज वह गाड़ी खुद ही ड्राइव करेगा। कार में बैठकर आकाश तेजी से पार्किंग से बाहर निकल गया। आकाश तेज गाड़ी चलाने लगा था, मगर उसे पता नहीं था कि आखिर उसे जाना कहाँ था। कुछ देर दिल्ली में तेज गाड़ी चलाने के बाद आकाश उस यूनिवर्सिटी से बाहर पहुंचा जहां से उसने ग्रेजुएशन की थी। जैसे ही आकाश कार से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी की ग्राउंड की ओर जाने लगा, तभी अचानक आकाश को एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। श्रेया यूनिवर्सिटी ग्राउंड की बेंच पर बैठकर आंखों में आंसू के साथ ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। श्रेया को इस तरह देखकर आकाश को यूनिवर्सिटी की बातें याद आने लगी। कुछ साल पहले की बात थी। श्रेया और आकाश इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। कच्ची उम्र का प्यार अचानक कब जिंदगी भर का साथ निभाने की कस्में वादों में बदल गया, वह उन्हें पता भी नहीं चला। लंबे कद की श्रेया हर साल कॉलेज की रोज क्वीन बनती, तो हैंडसम आकाश हर साल कॉलेज का रोज किंग बनता। जहां कई लड़के श्रेया को एक नजर देखने के लिए घंटों यूनिवर्सिटी की गेट पर अपनी नजरें बिछाए इंतजार करते रहते, तो आकाश को फुटबॉल खेलते हुए देखने के कई लड़कियां ग्राउंड के कोने में जमा हो जाती। मगर जब आकाश और श्रेया हाथ में हाथ डालकर यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमते, तो हजारों दिल एक साथ इन्हें देखकर टूट जाते थे। मगर धीरे धीरे यह कपल सारी यूनिवर्सिटी का फेवरेट कपल बन गया था। आकाश ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन के साथ करने का प्रस्ताव श्रेया के सामने रखा, मगर श्रेया ने अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हुए आकाश से कहा कि वह डांसिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती थी और इसलिए वह अवार्ड जाकर डांस की ट्रेनिंग लेना चाहती थी। यह सुनकर अचानक ही आकाश का दिल टूट गया। आकाश श्रेया को बांध के नहीं रख सकना चाहता था, इसलिए उसने श्रेया को रोका नहीं। फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम पूरी हो गई। आकाश और श्रेया के बीच अब बातचीत भी बहुत कम हो गई थी। जब आकाश अपनी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर पूरा करने के लिए छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में वापस दाखिल हुआ, तब उसे पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल डिस्प्रेसिंग लगने लगी थी। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि जिस यूनिवर्सिटी के हर कोने में आकाश और श्रेया ने अपनी यादें छोड़ी थी, उस यूनिवर्सिटी में वह बिना श्रेया के कैसे एक साल बिता पाएगा। जब आकाश यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचा, तब अचानक ही पीछे से उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, तुम्हारे लिए मैंने अपने डांस के कैरियर को छोड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों में तुम मुझे छोड़ दो। श्रेया की आवाज सुनते ही आकाश की आंखों में जैसे जान वापस आ गई थी।
आकाश ने यूनिवर्सिटी के गेट पर अपनी बाहें फैलाकर श्रेया को अपने पास बुलाया। श्रेया दौड़कर आकाश की बाहों में आ गई और आकाश ने श्रेया को अपनी बाहों में कसते हुए उसे पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। आसपास खड़े लोग भी आकाश और श्रेया को तालियां और सीटियां बजाकर कंग्रेचुलेशन करने लगे। आकाश बीती बातों को याद कर रहा था। तभी आकाश की जेब में उसका फोन बजने लगा। आकाश को लगा शायद उसकी सेक्रेटरी ने आज सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में क्या हुआ था उस बात का पता लगा लिया होगा। आकाश ने अपना रिंगटोन माइकल जैक्सन का एक डांसिंग नंबर सेट किया था। यह डांसिंग नंबर श्रेया और आकाश का फेवरेट हुआ करता था। कॉलेज के दिनों में आकाश अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल आंसर करने ही वाला था, तब आकाश ने नोटिस किया कि फोन उसका नहीं बल्कि सामने बेंच पर बैठी श्रेया का बज रहा था। श्रेया ने अपना मोबाइल निकाला, तब आकाश को पता चला कि श्रेया ने भी अपने मोबाइल में वही रिंगटोन सेट किया हुआ था। यह देखकर आकाश सोच में पड़ गया, क्या इतने सालों बाद भी वही रिंगटोन अपने मोबाइल में सेट करने का मतलब यह था कि श्रेया भी आकाश को नहीं भूल पाई थी, बिल्कुल उस तरह जैसे आकाश श्रेया को आज तक नहीं भूल पाया था। फोन उठाकर श्रेया ने कुछ देर सामने से आने वाली आवाज को सुनी। इसके बाद अचानक ही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और फोन पर श्रेया कहने लगी, डार्लिंग तुम सचमुच बहुत स्वीट हो। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है एक फोन से तो पूरा स्कूल का मैनेजमेंट ही हिल गया होगा। अब तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी फेवर की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। यह लो तुम्हारे लिए एक प्यारी सी किस। यह कहते हुए श्रेया फोन पर ढेर सारी किस करने लगी और फिर से फोन अपने कानों पर लगाकर वो कहने लगी, क्या डिनर अभी? ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं पहुंच जाऊंगी। आखिर आज तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है, आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह कहते हुए श्रेया ने फोन काट दिया और यूनिवर्सिटी की बेंच से खड़ी होकर वह एग्जिट गेट की तरफ चलने लगी। श्रेया के ठीक पीछे खड़े आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया फोन पर किससे बातें कर रही थी। श्रेया की बातों से आकाश को लग रहा था कि जरूर श्रेया ने अभी अभी फोन पर रोहित से बात की थी और वह रोहित के साथ अभी डिनर के लिए भी जाने वाली थी। यह सब सोचकर आकाश अंदर ही अंदर गुस्से और जलन से कांपने लगा था। अचानक ही आकाश को एंजाइटी अटैक आ गया। आकाश ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ देर अपने आप के साथ लड़ने के बाद आकाश की क्यूरियोसिटी उसके एथिक्स के आगे जीत गई और आकाश श्रेया का छुप छुप कर पीछा करने लगा। आकाश जानना चाहता था कि आखिर श्रेया किससे और कहां मिलने जा रही थी। कुछ देर दिल्ली की सड़कों पर श्रेया की कार का पीछा करते हुए आकाश क्लब प्रिज्म के पार्किंग लॉट में पहुंचा। श्रेया पार्किंग लॉट में अपनी कार से उतरकर क्लब प्रिज्म के एंट्रेंस की ओर चलने लगी। क्लब प्रिज्म को देखकर श्रेया को बीती बातें याद आने लगी। जब श्रेया छोटी सी बच्ची थी तब श्रेया की मां संध्या ने अमीर खानदान में दूसरी शादी की थी। श्रेया अपनी मम्मी और नए पापा के लिए एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं थी। जब भी नताशा को क्लब प्रिज्म में आकर वक्त बिताना होता था तो श्रेया उसके साथ आती थी, मगर श्रेया को हमेशा ही एंट्रेंस पर रोक दिया जाता था क्योंकि वह वीवीआईपी मेंबर नहीं थी। श्रेया क्लब के बाहर खड़ी कांच के शीशे से अंदर खेल रहे वीवीआईपी कार्ड होल्डर बच्चों को देखती रहती। फिर कुछ ही दिन बाद श्रेया ने क्लब प्रिज्म आना छोड़ दिया था। बीती बातों को दिल से निकालते हुए श्रेया मेन एंट्रेंस की ओर चलने लगी। क्वाइंटली नताशा भी अपनी सहेलियों के साथ क्लब प्रिज्म में डिनर पार्टी करने आई थी। जैसे ही नताशा की नजर अंदर आती हुई श्रेया पर पड़ी, नताशा ने क्लब प्रिज्म के रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर से कहा, इस औरत को अंदर मत आने देना। मैनेजर नताशा की इस बात को सुनकर हैरान रह गया। मैनेजर ने नताशा से माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मैम, इस तरह किसी को क्लब में आने से रोकना मेरे पावर में नहीं है। मैनेजर को की इस बात को हंसी में उड़ाते हुए नताशा ने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? आई एम मिसेज नताशा आकाश गुलेरिया। इतना पावर काफी है इस औरत को अंदर आने से रोकने के लिए।